एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 9 पढ़ाया जा रहा था, जहां से कि निश्चित रूप से क्वेश्चन बनता है। यानी कि सेक्शन 9 पढ़ाया जा रहा था, फिर 1-2 मिनट दोहरा दिया जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत धारा 9 में समाहित हैं। दूसरी विशेषता ये है कि क्यों इसे डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल सबसे अधिक 9 तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है, अर्थात 9 ऐसी बातें दी गई हैं जिन्हें एविडेंस के रूप में हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 9 में 9 कौन कौन सी बातें हैं, ये पिछले लेक्चर में बताया गया। तो पहला बताया गया ऐसी बातें जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को एक्सप्लेन करती हो। एक्सप्लेन करती हो का मतलब कि स्पष्ट करती हो। स्पष्ट करती हो यानी कि उसकी कुंजी हो, यानी कि उसका राज खोल देती हो। राज खोल देती हो का मतलब ये हुआ कि और बातों को साफ कर देती हो। दूसरा परिचयात्मक तथ्य बताया गया। परिचयात्मक का मतलब इंट्रोडक्टरी, यानी कि परिचयात्मक, या इसी को बेयर एक्ट में लिखा गया है पूरह स्थापन, यानी कि जो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का परिचय कराते हैं वे तथ्य भी सुसंगत हैं। दूसरा हो गया। तीसरा आपको बताया गया था जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से निकले अनुमान का समर्थन करते हों, ये भी बता दिया गया था। समर्थन करते हों वे तथ्य भी सुसंगत हैं, और जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से निकले अनुमान का खंडन करते हों, ये भी आपको बताया गया था। और खंडन फिर से हम एक बार बता रहे हैं, दृष्टांत है खंडन का, वहीं खंडन का दृष्टांत भी याद रखना रहता है। खंडन का मतलब कि उसकी विरोधी बातें करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, अर्थात ये दिखाते हैं कि न्यायालय ने जो कल्पना किया है वह कल्पना या अनुमान सही नहीं है। इस बारे में जो एक्सप्लेनेशन, जो दृष्टांत है, दृष्टांत का दृष्टांत है, वह सी दृष्टांत महत्वपूर्ण है। यानी कि खंडन में दृष्टांत नंबर सी को पढ़िएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, इसको कल भी बताया गया, फिर बताया जा रहा है। क एक अपराध का अभियुक्त है, यानी कि ए एक ऑफेंस का एक्यूज्ड है, अर्थात ए एक अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात क अपने घर से फरार हो गया। इसका मतलब कि अपराध होने के बाद ए अपने घर से फरार हो गया, भाग गया, फरार हो गया। ऐसी दशा में ये शुद्ध रूप से धारा 8 में जाएगा, और धारा 8 में ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट या पश्चातवर्ती आचरण माना जाएगा। अब फरार हो गया अपराध के बाद, तो एक अनुमान निकलता है इससे। ये अनुमान निकलता है कि हो सकता है कि इसने ऑफेंस किया हो, अर्थात अपराध किया हो। अब इस अनुमान का खंडन ए को करना है, तो धारा 9 कहती है कि इस अनुमान का खंडन ए कर सकता है, तो खंडन कराइए। निचली लाइन ये है कि यह तथ्य कि जब वह घर से चला था
उसका उस स्थान में जहाँ वह गया था अचानक और अर्जेंट कार्य था। इसका मतलब यह कह सकता है कि हजूर जो अनुमान हमारे खिलाफ लगा है हम फरार नहीं हुए, हमें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारा अचानक और अर्जेंट कार्य आ गया था। अचानक और अर्जेंट कार्य के कारण हमें घर से जाना पड़ा। अब ये खंडन करता है। अब ये है कि आपका लास्ट लाइन ये है कि जिस काम के लिए वह चला उसका विस्तृत ब्यौरा सुसंगत नहीं है। यानी कि विस्तृत तौर पे उसका ब्यौरा देना, विस्तृत तौर पे काम के बारे में बताना ये रेलेवेंट नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। यानी कि विस्तृत तौर पे ये नहीं बताना है कि कौन सा कार्य था, बस इतना दिखा देना है कि जो कार्य के लिए मैं गया था वह कार्य अचानक आन पड़ा और अर्जेंट था, तत्काल किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार खंडन पर भी आपको एक उदाहरण अच्छा बताया गया। खंडन का भी याद रखना है। एक उदाहरण आपका अच्छा खंडन का बताया गया। अब देखिए खंडन के बाद आपका जो देखना है वह देखना है आपका अगला तथ्य देखा जाए। बेयर एक्ट की भाषा को आगे बढ़ाया जाए। अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी अनन्यता माने पहचान, आइडेंटिटी या शिनाख्त। यानी कि पहला क्वेश्चन ये बना कि किसकी पहचान धारा 9 में सुसंगत है, किसकी अनन्यता धारा 9 में सुसंगत है, किसकी आइडेंटिटी धारा 9 में सुसंगत है। आपका पहला क्वेश्चन दे देगा व्यक्ति की पहचान सुसंगत है कि वस्तु की पहचान सुसंगत है कि दोनों की, तो आप मारिएगा दोनों की। पहला क्वेश्चन याद रखिए खूब प्री में बनता है। आपका किसकी पहचान सुसंगत है अगर क्वेश्चन बने तो आपका जवाब रहेगा दोनों की, यानी कि व्यक्ति की भी वस्तु की भी। आइए व्यक्ति की पहचान ही थोड़ा डिटेल में हमें देखिए। अंकित भाई वीडियो चला गया है, ये भी समस्या है। देखिए आपको बताया जा रहा था कि किसकी पहचान सुसंगत है, व्यक्ति की पहचान या अनन्यता की, वस्तु की पहचान की, दोनों की पहचान। ये आपका यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो किसकी पहचान सुसंगत है, तो आपका जवाब रहेगा व्यक्ति की भी पहचान सुसंगत है, वस्तु की भी पहचान सुसंगत है, दोनों की जो पहचान है वह आपका रेलेवेंट है। अब पहला जो देखना है कि वस्तु की पहचान कब की जाती है, व्यक्ति की पहचान कब की जाती है। जो ये व्यक्ति की अनन्यता या पहचान दी गई है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्री में और मेंस में भी बनता है। यहाँ तक कि धारा 9 से आपका व्यक्ति की पहचान में जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार रखना है। आइए एक एक करके देखा जाए। पहला वस्तु की पहचान हम देखते हैं। देखिए एक उदाहरण से देखा जाए वस्तु की पहचान।
देखिए, व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, या व्यक्ति का कह सकते हैं व्यक्तियों में ये खासियत होती है कि भले ही हजार सामान हो, लेकिन अपने सामान को वे पहचान लेते हैं। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये एक महिला है और इसका आपका कह सकते हैं कि गले का हार जो है, यानी कि गले का हार या गले का चैन कहिए, लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। अब पुलिस द्वारा लुटेरों को पकड़ा जाता है। लुटेरों के पास से 10 हार बरामद होता है। अब ये है कि इस महिला का हार कौन है? क्या इस महिला का हार भी लुटेरों के पास है? तो जो 10 हार हैं, इस महिला को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपनी हार या चैन को पहचानिए। तो व्यक्ति में ये खासियत होती है कि भले ही 100 सामान रख दिया जाए, व्यक्ति अपने सामान को पहचानने की क्षमता रखता है। भले ही एक समान ही हार क्यों न हो, कुछ न कुछ प्रत्येक हार में जरूर अंतर रहता है और व्यक्ति सामान्यतः पहचान भी लेता है। इसीलिए वस्तु की पहचान को धारा 10 में सुसंगत बनाया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका व्यक्ति की अनन्यता, अर्थात व्यक्ति की पहचान महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति की पहचान में कौन कौन सी धाराएं पढ़नी हैं, कौन कौन सा केस पढ़ना है और कौन कौन से प्रावधान पढ़ना है, ये आपको देखना है। और व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है, अब किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है, ये आपका अच्छे से देखना है। देखिए, व्यक्ति की अनन्यता, व्यक्ति की पहचान या शिनाख्त। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि शिनाख्त की कार्यवाही या पहचान की कार्यवाही या अनन्यता की कार्यवाही एविडेंस की किस धारा में सुसंगत है? तो आपका जवाब रहेगा एविडेंस की धारा 9। पहचान परेड की कार्यवाही जो साक्ष्य में पेश की जाती है, वह उसके बारे में न्यायालय प्रिजम्पशन करेगा, उपधारणा करेगा। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 80। फिर सीआरपीसी की 2 धाराएं पढ़नी हैं। एक आपका पढ़नी है 54 और अगला आपका पढ़ना है 54A। यानी कि मुख्य रूप से 54 छोड़ दीजिए, 54A ही पढ़ना है। यानी कि 54A पढ़ना है। 54A बेयर एक्ट में दो बार मिलेगा, एक केंद्रीय संशोधन है और एक राज्य का संशोधन है। तो 54A पढ़ना है। फिर सीआरपीसी की धारा 291A पढ़ना है। यानी कि शिनाख्त के बारे में जो आपको पढ़ना है, वह कह सकते हैं कि देखिए कौन कौन सी धाराओं को आपको पढ़ना है। फिर बताया जाए आपका सीआरपीसी की धारा, यानी कि आप सीआरपीसी की धारा 54A पढ़ेंगे। फिर सीआरपीसी की धारा 291A पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए आपको कैसे क्या पढ़ना है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। पहला क्वेश्चन इन धाराओं को पहले बता दिया जाए, तब आपका और बातें बताई जाएं। व्यक्ति की अनन्यता या पहचान धारा 9 में सुसंगत है। पहला क्वेश्चन, जहाँ तक व्यक्ति की पहचान की बात है, यदि व्यक्ति की पहचान कराई गई है और उसे
एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी दशा में न्यायालय यह प्रिज्यूम करेगा, यह उपधारणा करेगा कि जो पहचान परेड की कार्यवाही संपादित की गई थी वह कार्यवाही सही है, यानी कि सब कुछ सही ढंग से संपादित किया गया था। ये किस धारा में आएगा? धारा 80। 54A काफ़ी समय पूछा जा रहा है। पिछली बार आपका BHU LLM में भी ये क्वेश्चन बना था, यूपी में भी बन चुका है। पहला CRPC में शिनाख्त की कार्यवाही किस धारा में वर्णित है? तो आपका जवाब रहेगा CRPC की धारा 54A में। 54A में किसके समक्ष पहचान परेड कराई जा सकती है? तो आपका जवाब रहेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि धारा 54A कहती है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान की कार्यवाही कराई जा सकती है। अब 291A देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने पहचान की कार्यवाही को, आइडेंटिटी की कार्यवाही को संपादित कराया था, और होता है क्या? देखिए, धारा 54A बताया जा रहा था कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात 54 CRPC की धारा 54A के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान की कार्यवाही की जाती है, संपादित की जाती हैं। ये क्वेश्चन यूपी जे, बिहार जे और पिछली बार BHU LLM में भी पूछा गया था। BHU LLM में जो क्वेश्चन बना था वह क्वेश्चन ये बना था कि पहचान परेड कौन करा सकता है। तो ये सही बात है कि CRPC की धारा 54A के तहत पहचान परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड कराने की जिम्मेदारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है। अब CRPC की धारा आपका देखना है, कह सकते हैं कि 291A। जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने पहचान परेड की कार्यवाही संपादित कराई थी, साक्ष्य में माने साक्षी के रूप में उसे बुलाना आवश्यक नहीं है, अर्थात बिना साक्षी के रूप में उसे बुलाए पहचान परेड की कार्यवाही को साक्ष्य में सुसंगत माना गया है। आइए आगे देखा जाए। 3 केस देखना है पहले कि पहचान की कार्यवाही या शिनाख्त की कार्यवाही धारा 9 में ही समाहित हैं। ये उच्चतम न्यायालय ने 3 केसों में बता दिया। तो आइडेंटिफिकेशन परेड सेक्शन 9 में सुसंगत होता है, ये उच्चतम न्यायालय ने 3 केसों में बता दिया। 3 केस कौन कौन से हैं वह 3 केस भी याद रखना है। पहला केस है बटरू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। बटरू का केस है, बटरू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस है पहला केस। दूसरा केस राजकिशोर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस है। और तीसरा यदुनाथ सिंह बनाम
स्टेट ऑफ यूपी। यदुनाथ सिंह का केस है। इन तीनों केसों में ये बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आइडेंटिफिकेशन परेड कह सकते हैं कि सेक्शन 9 में ही सुसंगत है। अब अगला अगला केस आता है राम किशन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। राम किशन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस आता है। स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस आता है। यह जो केस है 1953 का है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहचान परेड किसके समक्ष हो सकती है। तो पहचान परेड किसी भी व्यक्ति के समक्ष हो सकती है। ये राम किशन के वाद में आपका उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि पहचान परेड की कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के समक्ष हो सकती है। अभी कुछ सामान्य बातें देखी जाए तब पहचान परेड को और डिटेल में हम देखते हैं। पहचान का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति की वही स्थिति स्थापित करना जैसा वह जाना जाता है, यानी कि व्यक्ति वही है जिसने घटना को अंजाम दिया, इस बात को स्थापित किया जाता है। जो ये पहचान परेड होती है इसका साक्षिक मूल्य क्या होता है या एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बना है। ये सब्सटेंसिव एविडेंस होता है, यानी कि सारवान साक्ष्य होता है कि संपोषक साक्ष्य होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनता है। पहचान की कार्यवाही का जो साक्ष्य है सारवान साक्ष्य होगा कि संपोषक साक्ष्य होगा, तो केवल कार्बोरेटिंग नेचर का होगा, संपोषक साक्ष्य होगा, सारवान न मारिएगा। यानी कि दोनों में अंतर बता दिया जाए। कई लोग पूछते रहते हैं अगर कोई साक्ष्य सब्सटेंसिव है या सारवान है तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल उस साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया जा सकता है, अर्थात केवल उस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। इसे ही सारवान साक्ष्य कहते हैं। जैसे सह अपराधी का साक्ष्य, यानी कि धारा एविडेंस की 133 एक्म्प्लिक्स या सह अपराधी। फिर आ गया धारा 32 का क्लाज 1 डाइन डिक्लेरेशन, अर्थात मृत्युकालिक कथन या मृत्युशैया का कथन। फिर आ गया कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब संस्वीकृति। ये जो हम बता रहे हैं ये सब्सटेंसिव एविडेंस हैं, सारवान साक्ष्य हैं। संपोषक साक्ष्य का मतलब ये होता है कि वह अन्य साक्ष्यों का सपोर्ट करता है, अन्य साक्ष्यों का सपोर्ट करता है। अब आइए आपका अगला व्यू देखा जाए पहचान परेड में। जहाँ तक पहचान की बात है, अब ये आया एक उदाहरण देखा जाए। आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर जब न्यायालय में अभियुक्तों को पेश किया जाता है तो उनका चेहरा ढक कर पेश किया जाता है, यानी कि उनके मुख पर आपका कुछ कपड़ा बांध दिया जाता है। कपड़ा क्यों बांधा जाता है इस बारे में गौर करिए। अभियुक्त के मुख को
ढक कर पेश किया गया न्यायालय में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी शिनाख्त की कार्यवाही बाकी है, इसीलिए अभियुक्त के चेहरे को ढक कर पेश किया गया। क्योंकि शिनाख्त की कार्यवाही के पहले अगर अभियुक्त और जो शिनाख्त कर रहा है उसका आमना सामना हो जाता है तो शिनाख्त का कोई मतलब नहीं है। शिनाख्त का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जब तक शिनाख्त की कार्यवाही संपादित न हो जाए ये प्रयास किया जाता है कि साक्षी या पीड़ित और अभियुक्त एक दूसरे को न देख पाएं, यानी कि इनका आमना सामना न हो। ये प्रयास इसलिए मुख ढक कर पेश किया जाता है। अगला शिनाख्त की कार्यवाही में आया कि शिनाख्त की कार्यवाही के नियम तो बहुत ज़्यादा हैं, हमें उतना बताना संभव भी नहीं है। लेकिन शिनाख्त की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, एक उदाहरण जरूर, हाँ एक दो और पॉइंट यहाँ समझिए, तब एक उदाहरण, तब और चली जाए बातें। थोड़ा लंबा इसमें लगता है भाई सीधा शिनाख्त की कार्यवाही में पढ़ते समय। आपका शिनाख्त की कार्यवाही कब आवश्यक है? तो जब साक्षी यानी कि विटनेस या पीड़ित यानी कि जिसके प्रति अपराध किया गया है, यदि अभियुक्त को पहले से नहीं जानते तब ऐसी दशा में शिनाख्त की कार्यवाही आवश्यक मानी जाती है। उदाहरण एक देखिए, मान लीजिए ये एक महिला है, ये महिला मार्केट में जा रही है, बी एक अनजान व्यक्ति है, इस महिला का पर्स छीनता है और लेकर भागता है। ये महिला केवल और केवल उसकी गाड़ी देखती है, गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है, तो ये वस्तु की पहचान हो गई। तो वस्तु की पहचान भी धारा 9 में सुसंगत है। और पीछे से वह व्यक्ति दिखाई देता है, पीछे से महिला उसको देखती है बाइक पर और ये देखती हैं कि इसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, बाल इसके बहुत लंबे हैं। चूँकि महिला उस अभियुक्त को पहले से नहीं जानती, अतः अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया कौन व्यक्ति ये घटना किया है ये डिसाइड करने के लिए पहचान परेड कराई जाती है। अब आपका जैसे कि 5 लोग, मान लीजिए कि 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया, 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट साहब आए, इस महिला को भी बुलाया गया, आपका चारों को खड़ा कर दिया गया, महिला को दूर रखा जाएगा ताकि आमना सामना न हो। मजिस्ट्रेट साहब बैठे रहेंगे, एक पुलिस वाला या अन्य कोई इन चारों के पीछे एक एक करके जाएगा और इनमें से कहेगा कि चारों में से आप पहचानिए कि कौन आपके साथ घटना किया था। महिला ने अगर दूसरे नंबर वाले को पहचान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अन्वेषण में सहायता मिली। अब इन तीनों को सामान्यतः छोड़ दिया जाएगा और ये बल मिलता है कि दूसरे नंबर वाले व्यक्ति ने ही ये अपराध किया होगा। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि पहचान की कार्यवाही किसका भाग होती है? इन्वेस्टिगेशन का भाग होती है, अन्वेषण का भाग होती है। पहले ही पहचान परेड करा लेना आवश्यक है। अब ये नहीं कि ये न्यायालय में जाए गवाही देने और उस समय कहे कि हाँ यही व्यक्ति था जो मैं पहचान रही हूँ, यही व्यक्ति था
तो न्यायालय में जाकर पहचान परेड नहीं होती, बल्कि पहले ही की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका जो अभी एमपी में बना भी था कि पहचान की जो कार्यवाही है या पहचान कैसे की जाएगी, तो पहचान की जो कार्यवाही है उसके लिए तमाम नियम है। देखिए क्या क्या नियम है और एक दो उदाहरण भी मैं बताऊंगा, लेकिन नियम देखिए। एमपीजे में ये बना था, जो क्वेश्चन बना उसको ही बताते रहा जाए। क्या फोटो देखकर पहचान की जा सकती है कि नहीं? निश्चित रूप से की जा सकती है, यानी कि फोटो देखकर पहचान की जा सकती है कि नहीं? निश्चित रूप से की जा सकती है। फिर आपका चेहरे से पहचान की जा सकती है कि नहीं? चेहरे से भी की जा सकती है। फिर आवाज़ से पहचान की जा सकती है कि नहीं? आवाज़ से भी पहचान की जा सकती है। कद काठी से की जा सकती है कि नहीं? कद काठी से भी की जा सकती है। इसके बाद अंगुलियों माने फिंगरप्रिंट से भी अब की जा रही है। इसके बाद आपका फिंगरप्रिंट यानी कि उंगली के निशान से पहचान की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। हस्तलेख या हेड राइटिंग से की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है। हस्तलेख से भी की जा सकती हैं। और ड्रेस यानी कि पहनावा से की जा सकती हैं कि नहीं? की जा सकती हैं। शारीरिक बनावट यानी कि वह व्यक्ति दिव्यांग था इत्यादि था, तो शारीरिक बनावट से भी की जा सकती हैं। फिर आपका बातचीत का ढंग से की जा सकती हैं कि नहीं? तो बातचीत के ढंग से भी की जा सकती हैं। शरीर पर चिन्ह कोई बना हो तो उससे की जा सकती हैं कि नहीं? चिन्ह से भी की जा सकती हैं। अगर पहले कभी ऑपरेशन हुआ हो तो ऑपरेशन का जो चिन्ह बनता है, क्या ऑपरेशन का चिन्ह देखकर की जा सकती हैं कि नहीं? की जा सकती हैं। यानी कि पहचान की कार्यवाही के जो तरीके हैं, पूरे तरीके हम भी नहीं बताए, कुछ तरीके हमने बताए। आइए आपका कम से कम एक उदाहरण तो भाई देना ही पड़ेगा। आइए आपका हाँ चलने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल किस हिसाब से चल रहा था कि आपका कह सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, सभी उदाहरण बताना संभव नहीं है। एक उदाहरण मैं केवल बता रहा हूँ और वह उदाहरण पहनावा का है। देखिए एक उदाहरण व्यवहारिक लिया जाए तब सही रहेगा। जम्मू बस स्टैंड पर, यानी कि जम्मू कश्मीर के जम्मू बस स्टैंड पर ये कह सकते हैं कि आपका बम विस्फोट होता है। बम विस्फोट होता है। सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति बम विस्फोट करता है उसका पहनावा आ जाता है, यानी कि उसका कपड़ा क्या वह पहना है दिखाई देता है। तुरंत उस चित्र को जितने भी बाहर जाने वाले रास्ते हैं सब पुलिस को भेजा जाता है और पुलिस से कहा जाता है कि पुलिस ऐसे संदिग्ध की तलाश करे। तो ऐसी दशा में पुलिस नाका लगाती है और चेकिंग हर एक व्यक्ति की शुरू करती है। तब तक एक व्यक्ति एक बस में सेम ड्रेस पहना हुआ पाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। उसको पकड़ा जाता है और उसके पहनावे से ही उसकी पहचान हो जाती है। यानी कि पहचान परेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए आपका अंतिम देखा जाए।
पहचान परेड या पहचान कौन कौन करा सकता है। और एक अभी बचा है आपका कुत्ते द्वारा पहचान। क्या कुत्ते द्वारा पहचान हो सकती है कि नहीं? तो कुत्ते द्वारा भी पहचान होती है और बताया भी गया है अब्दुल रजाक वर्सेज राज। देखिए आपका कुत्ते द्वारा पहचान का शुरुआती दौर में मैं बताया भी था और क्वेश्चन भी यूपी में 2-3 बार आ चुका है। कुत्ते द्वारा पहचान कराइए, कुत्ते भी पहचान करते हैं। तो कुत्ते द्वारा पहचान किस केस में सुसंगत माना गया? तो अब्दुल रज्जाक के केस में कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य सुसंगत माना गया। यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन बना वह ये बना कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य कैसा साक्ष्य माना जाएगा? तो वैज्ञानिक साक्ष्य माना जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य संपोषक साक्ष्य होता है कि सारवान साक्ष्य होता है? तो संपोषक साक्ष्य होता है। अर्थात केवल कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अब आइए आगे हम देखते हैं। अगला जो आपको पढ़ना है, पहचान परेड कौन करा सकता है? तो पहले तो पहचान परेड 3 लोग करा सकते हैं। पहला आम जनता, पहला पहचान परेड कराया जाए आम जनता के समक्ष, यानी कि लोगों के समक्ष। दूसरा कराएगी पुलिस भी कराती है, तो दूसरा कौन करा सकती हैं? पुलिस भी करा सकती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वह मजिस्ट्रेट होंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। देखिए आम जनता के समक्ष भी पहचान परेड की जा सकती है। आम जनता पहचान परेड कराती है। ऐसी दशा में उसका जो एविडेंशियल वैल्यू होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, उसका बहुत ज़्यादा साक्ष्य में महत्व नहीं होता। पुलिस को भी पहचान परेड कराने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कि अगर पुलिस पहचान परेड कराती है तो उसका साक्ष्य में वैल्यू कम होता है और ये 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा लिखा गया बयान माना जाएगा। यानी कि अगर पुलिस पहचान परेड कराती है तो यह पहचान परेड सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन माना जाएगा और इसका साक्ष्य में प्रयोग सीआरपीसी की धारा 162 के तहत होगा और बहुत सीमित दायरा है, केवल और केवल विरोध के लिए या खंडन के लिए। ये क्वेश्चन हीटेड क्वेश्चन है, जो लोग बिहार दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार बार इस क्वेश्चन को बना रहा है कि पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन का एविडेंशियल वैल्यू क्या होगा? तो संपोषक साक्ष्य होगा आपका, कि खंडन करने के लिए केवल किया जाएगा तो संपोषक न मारिएगा, केवल खंडन। खंडन का मतलब विरोध करना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में विरोध शब्द लिखा था, विरोध करना, याद रखिए। तो पुलिस को पहचान परेड से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि इसका एविडेंशियल वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट पहचान परेड मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई है
तो मैंने सेक्शन बताया था सीआरपीसी का सेक्शन 54A बता चुका हूँ, और अगला सेक्शन 291A बता चुका हूँ सीआरपीसी का, और अगला एविडेंस की धारा 80 भी मैं शुरुआती दौर में बता चुका हूँ। मजिस्ट्रेट द्वारा कराया गया पहचान परेड साक्ष्य में महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में न्यायालय ये उपधारणा भी करता है धारा 80 एविडेंस एक्ट के तहत कि ये पहचान परेड सही है। इस प्रकार आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत लंबा है, उतना लंबा बताना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास ये किया गया कि कुछ मुख्य बातें आपको बताई जाए। एक सीमा है पढ़ाने की भी, अनंत मैं भी नहीं पढ़ा सकता। एक सीमा है आपका लेक्चर देने की। अगर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप किताब से एक बार पढ़ लीजिए। आइए धारा 9 में कुछ बातें और बची हैं, उसको देखा जाए। धारा 9 में जो अगली बात आपका बताया जा रहा है, देखिए, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं, यानी कि समय, घटना का समय बताने वाले, टाइम बताने वाले तथ्य भी सुसंगत, घटना का स्थान बताने वाले तथ्य भी सुसंगत, और पक्षकारों का जो संबंध बताते हों, यानी कि पक्षकारों का आपस में जो बातें, जो तथ्य संबंध या रिलेशन बताती हों, वे भी धारा 9 में सुसंगत हैं। आइए धारा 9 में, यानी कि जो तथ्य किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का टाइम निर्धारित करते हैं, यानी कि घटना इस समय पर हुई होगी, तो वह टाइम धारा 9 में सुसंगत बनाया गया है। जैसे कि किसी लाश का पोस्टमार्टम करता है डॉक्टर, और डॉक्टर ये लिखता है कि लाश को देखने से ये लगता है कि घटना आपका लगभग 12 बजे रात में हुई होगी। तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चूँकि वह टाइम भी बताती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी धारा 9 में रेलेवेंट होगी। क्यों रेलेवेंट होगी? क्योंकि वह समय का उल्लेख करती है। जो तथ्य स्थान का उल्लेख करते हैं, यानी कि किस स्थान पर घटना हुई, किस प्लेस पर घटना हुई, वह स्थान भी धारा 9 में सुसंगत है, और पक्षकारों का रिलेशन या पक्षकारों का संबंध धारा 9 में सुसंगत है। जैसे कि सुशांत सिंह के केस में, जो अभी तरोताज़ा ही हैं, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का रिलेशन क्या था, ये भी साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा कि ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जब कोई पुरुष और कोई महिला बिना शादी किए हुए आपसी सहमत से एक साथ रहते हैं, शारीरिक रिलेशन भी बनाते हैं, मैरिज तो नहीं हुई रहती, उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। देखिए, पहले ये अनैतिक माना जाता था, लेकिन अब नैतिक माना जा रहा है। यानी कि पहले अनैतिक था, अब नैतिक माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी है। रिलेशन में 2-3 रिलेशन बता दिया जाए। हजूर, इनके बीच जो रिलेशन था वह गुरु और चेले का था। आपका बिहार सिविल जज में पिछली बार पूछा गया कि गुरु चेला
कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा में आएंगे, तो धारा 16 में आएंगे। अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस या बुरा प्रभाव में आएंगे। तो आइए ये एक और उदाहरण, मालिक और अभिकर्ता भी हो गया। ये लोग पति पत्नी थे या जीजा साली थे इत्यादि। धन्यवाद। हो गया समय।